वेरी वार्म वेलकम टू द शो। मैं हूं कामरान शाहिद। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो नैरेटिव दिया अदम एतमाद आने के बाद, उन्होंने पूरी की पूरी इस जंग को जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी से बाहर निकाल कर ये कुफर और हक की जंग बना दी है। और पाकिस्तानी मीडिया शायद वो पहला मीडिया दुनिया का जिससे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को पार्लियामेंट में होने से पहले ही चैनल्स पे दिखा दिया, क्योंकि इससे पहले जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आने से भी पहले हुकूमत का मौक़िफ़ ये था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकती, इनके पास ना नंबर है, ये सिर्फ हवाओं में बात कर रहे हैं। फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई। जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई तो हुकूमत ने कहा कि हमारे तो बंदे ही पूरे हैं, कि बिला वजह की वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, ये जलील हो गया अपोजिशन के ऊपर। उसके बाद जब पता चला, हमने दिखाया कि जी बंदे तो हैं, तो हुकूमत ने कहा कि जी अब जाने नहीं देंगे। कोई माई का लाल जो है वो जाए और जाके दिखाए वोट डालने के लिए। इसमें बड़े बड़े जो वोटर्स, बड़े बड़े जो मिनिस्टर्स थे, उन्होंने ये सारी बातें की। ये सब कुछ करने के बाद जो है हुकूमत ने कहा कि जी नाअहली पे सवाल उठाएंगे, हम उनको वोट नहीं डालने देंगे। स्पीकर ने कहा कि मैं जो चाहे करूँगा असेंबली के अंदर, मैं बाउंड नहीं हूँ, मेरी रूलिंग को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। फिर हुकूमत ने यह भी कहा स्पीकर साहब से मंसूब करके कि वो वोट ही कास्ट नहीं होगा, वो वोट ही काउंट, वोट कास्ट तो हो जाएगा जो मेंबर डिफेक्ट करेगा या खिलाफ पार्टी डिसिप्लिन के वोट देगा पीटीआई के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, लेकिन वो वोट जो है उसको काउंट नहीं किया जाएगा। ये तमाम चीज़ों के बाद अब हुकूमत जो है वो गई है बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट में जाके उन्होंने जो है वो 3-4 सवाल पूछे हैं जो हमने कल भी आपसे शेयर किए थे। और उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि ये बताया जाए कि आर्टिकल 63A की तशरीह क्या होगी, और बाकी भी कुछ सवाल पूछे गए हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बार बार एक ख़ास सिमत में इशारा करके ये भी कह रहे हैं कि उन लोगों को न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए, और न्यूट्रलिटी जो है कभी उसको जानवर तशबीह दे रहे हैं, कभी उसको हक और बातिल तशबीह दे रहे हैं। आज हमारे साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं जिनके साथ प्राइम मिनिस्टर जो है वो तमाम गुफ्तगू भी करते हैं, उनसे गाइडेंस भी लेते हैं, और उनके मशवरे के ऊपर पाकिस्तान की गवर्नमेंट के सारे अफेयर्स का दारोमदार भी है। पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल जो है खालिद जावेद खान साहब ने हमें टाइम दिया है। खालिद साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सर थोड़ा सा ये बता दीजिए कि ये जो सवालात लेके आप गए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, बहुत से लोगों का ये कहना है कि, और अपोजिशन का ख़ास तौर पे, कि ये सवाल तो बड़े क्लियर कट सवाल थे। जिसने भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है उसको समझ आ जाएगा कि डिस्क्वालिफिकेशन या डी सीट जो होता है वो किस तरह होता है। ये सिर्फ डिले टैक्टिक के लिए किया गया है, अदरवाइज और इसका कोई रीज़न नहीं है। लेकिन आपके पास ऑब्वियसली कोई रीज़न तो इसका होगा कि जो एन 14 दिन ऑलमोस्ट गुजर गए हैं, स्पीकर ने इजलास भी नहीं बुलाया अदम एतमाद का, और उसके बाद, उससे पहले भी नहीं, उसके बाद जो है वो गवर्नमेंट ने पूरे 14 दिन 13 दिन गुजार के सुप्रीम कोर्ट गए, उससे पहले भी नहीं गए ताकि 14 दिन के अंदर ये मामला हल हो जाता। तो इससे ये तासुर उभर रहा है इंडिपेंडेंट एनालिस्ट और ऑपोजिशन के नज़दीक कि ये डिले टैक्टिक है, लेकिन आपके पास सर इसकी कोई लीगल लॉजिक होगी ज़रूर। कामरान साहब शुक्रिया। सबसे पहले तो जो आपने सवाल किया कि बड़ा क्लियर कट है, अगर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स की अपोजिशन की राय में तो क्यों गए हैं। आपको याद होगा पिछले साल हमने सेनेट की इलेक्शन से पहले एक रेफरेंस फाइल किया था, और बहुत बड़ी तादाद में जो एक्सपर्ट्स थे सबकी राय थी कि ये आधे घंटे का केस है, क्यों कोर्ट अपना वक्त ज़ाया कर रहा है। उसमें 1 दर्जन से ज़ायद हियरिंग्स हुई, और आखिर में कोर्ट ने कहा कि वैलेट तो सीक्रेट होगा लेकिन ट्रेसेबल होगा, और एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट था। और उसकी रोशनी में अब अगला जो इलेक्शन होगा सेनेट का, वो सीक्रेट बैलेट से तो होगा लेकिन ट्रेसेबल होगा, और वो बहुत बड़ा डेवलपमेंट था और कॉन्स्टिट्यूशनली एक जो ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करने वाला जजमेंट था। तो खाली ये कह देना कि जी अगर आइन इतना सिंपल होता या कानून इतना सिंपल होता तो अदालतों की तशरीह की ज़रूरत ही नहीं थी। हमारी दानिस्त में ये हमारी दानिस्त में 63A और 62 और आर्टिकल 95 ये तीनों इस वक्त रेलिवेंट है। सवाल ये उठ रहा है, और ये पहली बार ये सवाल नहीं उठ रहा है। 63, 62, सॉरी अगर आप रिपीट कर दीजिए, 63, 62 और 95, 95। ओके ठीक है जी। जिसके तहत नो कॉन्फिडेंस मोशन प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ हुआ। जी बिल्कुल ठीक। अब बुनियादी तौर पे सवाल है आर्टिकल 63A का, जिसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। एक रिस्ट्रिक्शंस हैं हाउस के बाहर मेंबर अगर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ले या इस्तीफ़ा दे दे, जिससे वो डिफेक्शन तस्वुर किया जाता है। और 63(1)(a)(b) है कि हाउस के अंदर रहते हुए किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे, मनी बिल पे, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन पे, चीफ मिनिस्टर के, और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस पे वोट दिए जाए तो सीट जो है वो चली जाती है।
सही। अब सवाल ये उठ रहा है कि, और इसको आम हरफ आम में हॉर्स ट्रेडिंग, फ्लोर क्रॉसिंग कहा जाता है। तो ये एक पाकिस्तान में आज से नहीं, सालों से खालिद ये साहब, कितना बड़ा अगर मैं मसला है। सिर्फ सुप्रीम आपसे कोर्ट सिर्फ ने कई- अगर मैं आपके साथ सिर्फ मरला चलूं, क्योंकि ताकि लोग भी समझ लें, आप बात बड़ी ज़बरदस्त कर रहे हैं। अगर मैं मरला आपके साथ, अगर आप इजाज़त दें मुझे सर, मुझे सिर्फ सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि 63A जो है उसके अंदर तो क्लियर कट ये लिखा हुआ है ना कि अगर पार्टी के हेड के खिलाफ, पार्टी की गाइडलाइन के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, मनी बिल या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर कोई पार्टी का रुकन वोट कास्ट करता है, तो वो वोट तो मैं आपकी इंटरप्रिटेशन जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप जो कहेंगे प्राइम मिनिस्टर ने फिर वही इंटरप्रिटेशन करनी है और स्पीकर ने आई थिंक उसी को फॉलो करना होगा। तो वो वोट तो कास्ट कर सकता है, वुड यू एग्री टू दैट? वोट कास्ट कर सकता है, वोट कास्ट काउंट भी होगा, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ ही क्यों ना हो। उसके बाद का मरला मैं आपसे फिर बाद में डिस्कस करता हूं कि वो ताहियात नाअहली होगी या वो सिर्फ डी सीट होगा। लेकिन पहले सर ये थोड़ा गाइड कीजिए कि वो वोट कास्ट कर सकता है पीटीआई का मेंबर इन दिस केस अगेंस्ट द सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, हिज ओन पार्टी हेड, और वो वोट कंसीडर किया जाएगा अगेंस्ट द गवर्नमेंट। इस पे आपका क्या राय है सर? जी देखिए, हमने जो सवाल किए उसमें से एक सवाल ये भी है, आपने जैसा देखा होगा रेफरेंस में, जैसे मैंने अर्ज़ किया, इसमें दो कॉन्टेक्स्ट हैं। एक तो डिफेक्शन जो 63A के तहत है वो असेंबली से बाहर हो सकती है। अगर उस पर डिफेक्शन का डिक्लेरेशन आ जाए तो फिर वोट कास्ट करने का इशू ही नहीं रहता। वो तो फिर यह है कि अगर प्राइम मिनिस्टर वो आप 62 की बात कर रहे हैं ना सर, आप 62 की बात कर रहे हैं, वो तो नहीं, 63A1 में जो ए है उसका 63 कैपिटल रिजाइन्स फ्रॉम मेंबरशिप ऑफ हिज पॉलिटिकल पार्टी और जॉइन्स अनदर पार्लियामेंट्री पार्टी, यही आप कह रहे हैं? जी राइट जी। तो उसका फ्लोर से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर वो असेंबली के सेशन से बाहर, सेशन से पहले अगर ये हो जाता है और उसके लवाजमात जो हैं सेक्शन प्रोविजन के वो कंप्लीट कर ली जाते हैं, डिक्लेरेशन आ जाता है, तो फिर वोट से डिफेक्शन का ताल्लुक नहीं है, वो खत्म हो जाए। लेकिन सर एक सेकंड, आयशा गुललई केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी बता चुका है कि जिस तरह इमरान खान साहब की तरफ से आयशा गुललई साहिबा की बेतहाशा स्टेटमेंट्स प्रेजेंट की गई कोर्ट के सामने के, जिन्होंने फला जगह पे कहा मैंने पार्टी को रिजाइन कर दिया, मैंने फला जगह पे कहा रिजाइन कर दिया है, कोर्ट ने वो स्टेटमेंट ये दी थी, और ऑब्वियसली आपने वो वर्डिक्ट पढ़ा होगा, उसका स्टेटमेंट में वर्डिक्ट दी थी, ये जो अभी चल भी रही है सामने, कि जब तक आप वो प्रोसीजर नहीं अपनाएंगे जिसके जरिए एक मेंबर को डिस्क्वालीफाई किया जाता है या वो रिजाइन करता है, अगर तो उसने रिजाइन किया है पार्टी हेड को, देन दैट्स फाइन, और वो स्पीकर के पास जाएगा, फिर इलेक्शन कमीशन से डी नोटिफिकेशन का जो भी निकले। अगर उसने रिजाइन नहीं किया पार्टी हेड को या स्पीकर को रिजाइन नहीं किया, तो सर उसमें सुप्रीम कोर्ट ये मामला तो तय कर चुकी है कि वो रेजिग्नेशन कंसीडर नहीं होगा। अगर इन दिस केस जितने मुनहरिफ अरकान ये कहीं पे भी कहते फिरें कि हमने पार्टी छोड़ दी है, हमने पार्टी छोड़ दी, रिजाइन कर दिया है, वो आयशा गुललई केस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोर्ट की उसके लिए कोई हैसियत ही नहीं है। सर आपकी राय इस पे क्या है? जी, आयशा गुललई केस में बुनियादी तौर पे दो इशू थे कि एक तो आयशा साहिबा थी, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, दूसरा पार्टी डायरेक्शन के खिलाफ वोट दिया। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि ना कोई रेजिग्नेशन या ऐसी डॉक्यूमेंट सामने प्रोड्यूस की गई है, ना वो पार्टी डायरेक्शन प्रोड्यूस किया गया। उनका कहना था ज़बानी डायरेक्शन था, इसका कोई एविडेंस नहीं था। तो वो जजमेंट सिर्फ इस हद तक है कि अगर आप ये कहते हैं कि किसी ने इस्तीफ़ा दे दिया और इस्तीफ़ा है ही नहीं, या अगर आप कहते हैं आपने डायरेक्शन दिया और उसके खिलाफ वोट दिया और डायरेक्शन है ही नहीं, तो फिर वो 63A जो है वो ट्रिगर ही नहीं होगा। सिर्फ इतना फैसला था आयशा गुललई केस में। जी। अब जो आपने सवाल पूछा उसमें उसका दूसरा हिस्सा ये था कि क्या वो पार्टी कोई ज्वाइन कर लेता है। वो ज़ाहिर है कि इट्स अ मैटर ऑफ एविडेंस में किसी खालिद साहब, यहाँ पे जितने भी ये मेंबर्स हैं जिनकी आप बात करें, इन्होंने कहीं रिजाइन तो नहीं किया पार्टी हेड को, तो आयशा गुललई केस का फैसला तो उनके हक में जाता है। मुझे ये मेरे इल्म में नहीं है, ये मेरे इल्म में नहीं है, और ऐसी कोई डिक्लेरेशन आई है, उन्होंने इन राइटिंग रिजाइन नहीं किया सर, शो कॉज नोटिस जरूर इशू हुआ है। नहीं सर, वो शो कॉज तो प्राइम मिनिस्टर अगर रिजाइन नहीं किया तो फिर रिजाइन नहीं किया। जी सर जी, अगर नहीं किया तो 63(1)(a) का सब ए जो है वो ट्रिगर नहीं होगा। बिल्कुल ठीक सर। उस सूरत में अगर सब क्लॉज ए के तहत वो डिक्लेरेशन नहीं है, तो फिर मेंबर को पूरा हक है कि वो असेंबली जाए, जाने के बाद वोट कास्ट करे। अब सवाल ये उठेगा कि वोट कास्ट हो गया, क्या वो वोट काउंट होना है या नहीं, ये असल सवाल, या उसको कितना वेट देना है। जी, तो उसको क्या वेट देना है, क्या इग्नोर करना है, या उसको एक रिजेक्टेड या डिस्प्यूटेड वोट के तौर पे सेपरेट किया जा सकता है वोट काउंट से, ये सवाल हमने रेफरेंस में रखा है। इस पे बहुत सारे दलाइल हैं, लेकिन मैं इस वक्त मुनासिब ये समझूंगा, क्योंकि ये स्पेसिफिकली कोर्ट के सामने
हमने सवाल रखा है और खालिद साहब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक में से मेरा ये कि आप बहुत ही अपराइट लॉयर हैं और बहुत ही क्रेडिबल लॉयर हैं। मैं आपकी मर्जी, आप किसी जवाब को भी मेरे नो कमेंट कर सकते हैं। ये मैंने ऑफर की थी उनको भी, एन पैटरसन थी अमेरिकन एम्बेसडर, और वो बड़ा क्रिटिकल माहौल चल रहा था, तो मैं ड्रोन के ऊपर उनसे सवाल पूछे तो उन्होंने मुझे ब्रेक में कहा कि ड्रोन पे तो अमेरिकन प्रेसिडेंट पॉलिसी अभी नहीं ऑन कर रहा, तो आप मुझसे क्यों सवाल पूछ रहे हैं। मैंने कहा जी देखिए, कौम की तरफ से सवाल है, यू हैव अ राइट टू से नो कमेंट। मैंने सवाल पूछा और नो कमेंट कह दिया, पीपल हैव जज कि वो नो कमेंट सही था जो, तो नो कमेंट आपकी मर्जी है। मैं आपसे सर इस पे सवाल जरूर पूछूंगा कि जब मैं नो कमेंट नहीं करूंगा, मैं आपको बता दूं। ठीक है सर, मैं आपको सवाल मेरा ये कि आप सुप्रीम कोर्ट में, जी सर मैं सवाल सुन लीजिए सिर्फ, उसके बाद आप बताइएगा। जी। मैं जानना चाह रहा हूं आपसे एज अ लॉयर एंड एज अ अटॉर्नी जनरल, आपकी मर्जी जिस तरह चाहे बताना चाहे, कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि ये जो मेंबर हैं ये तब ही डिस्क्वालीफाई होंगे जब ये क्राइम कमिट करेंगे, यानी कि अगर इसको क्राइम तो नहीं लिखा हुआ इसके अंदर, कि मैं समझता हूँ चले प्राइम मिनिस्टर की बात मान लेते हैं ये क्राइम है, और उसका उनको पेनल्टी ये है कि वो पेनल्टी होगी कि उनकी सीट जो है उससे वो या डी सीट हो जाएंगे या ताहियात नाहल, जो आपने सवाल भी पूछा हुआ है। लेकिन सर वोट देना तो उस दिन पहले दिन हेयरिंग में भी जस्टिस चीफ साहब ने कहा था, तो आईनी हक है हर मेंबर का, तो वोट नो कॉन्फिडेंस आता ही पार्टी के अंदर से है, तो फिर तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को कॉन्स्टिट्यूशन में से निकाल देना चाहिए, क्योंकि अगर एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है और उसके अंदर वोट नो कॉन्फिडेंस दस्तूर में लिखा हुआ है, तो उसकी अपनी पार्टी ही में से उठेगा ना ये नो कॉन्फिडेंस का बहरान, तभी तो होगा ना, वरना तो नो कॉन्फिडेंस हो ही नहीं सकता अगर उस बंदे का वोट ही काउंट नहीं करना। इसकी तो कोई लॉजिक ही नहीं बनती खालिद साहब। देखिए, ये जो आपने सवाल पूछा, अगर केस ये है डिस्क्वालिफिकेशन का हाउस के अंदर वोट पे, तो मेरा भी माइंड बड़ा क्लियर है कि जब तक वोट ना दिया जाए वो डिफेक्शन का जो डिक्लेरेशन है वो ट्रिगर ही नहीं हो सकता। तो ना सिर्फ वोट देने का हक, बल्कि वोट कास्ट करने का भी हक होगा, और कास्ट करने के बाद ही वो इशू अराइज करेगा कि डिफेक्ट किया है या नहीं किया है। तो उस हद तक तो जो आपने सवाल पूछा था कि क्या वोट देने से रोका जा सकता है, मेरे ख्याल में वोट देने से वोट के वोट का असर सर मैंने पूछा था कि वोट का असर, अब आप उसका बता दीजिए कि वोट काउंट होगा या नहीं आपके नजदीक। अब आपने पूछा कि वोट के असर के बारे में, कल सुप्रीम कोर्ट ने भी मुझसे ये सवाल किया था, तो मैंने कोर्ट को बताया कि जी मैंने एक ये रेफरेंस फाइल किया है, लेकिन बहैसियत अटॉर्नी जनरल में ये नहीं कह रहा, बल्कि बहैसियत एक वकील के मैं ये कह रहा हूँ कि वो वोट काउंट तो हो सकता है, लेकिन ये इशू इसमें एक और अराइज ये करेगा कि ये प्रिविलेज जो है क्या वो पार्लियामेंट की या स्पीकर की है, या ये इशू जो असेंबली से बाहर डिसाइड होना है कि वो वोट कास्ट किया जाए, जो वोट कास्ट किया गया है उसको क्या वेट दिया जाए, उसको एंटरटेन किया जाए या नहीं। तो ये बड़ा अहम सवाल है और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने की ऑब्जर्वेशन थी कि आप हमें असिस्ट कीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। खालिद साहब, लेकिन आप समझते सर, आप ये समझते हैं कि क्योंकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दस्तूरी है, और क्योंकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आएगा ही जब पार्टी के अंदर से लोग वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करेंगे, अदरवाइज ऑपोजिशन के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से तो कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस मूव नहीं बनती ना। तो आप समझते हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर है दस्तूर में, तो इसका मतलब ही ये है कि अपनी लीडिंग पार्टी जो है, जो रूलिंग पार्टी है, उसके मेंबर्स का वोट काउंट होगा, तभी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पॉसिबल होगी। सर एज अ लॉयर आप ये समझते हैं कि वो काउंट होना चाहिए? देखिए, ये एक जो सवाल है कल भी एक और प्रोग्राम में मुझसे किया गया था, जहाँ तक बात है आर्टिकल 95 जो नो कॉन्फिडेंस की बात करती है, तो उसमें जाहिर है कि अगर एक मेजॉरिटी पार्टी, और बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन की थी जो एंकर थे उन्होंने, कि जी आप अगर मेजॉरिटी पार्टी है और आइन में लिखा भी है कि नो कॉन्फिडेंस हो सकता है, और कोalition को छोड़ दीजिए, पार्टनर्स को छोड़ दीजिए, मैं भी ये इशू लगता भी नहीं है 63A का, बिल्कुल। तो क्या वो बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो जाएगा? असल सवाल ये शायद नहीं है कि क्या उन्हें वोट देने से आप रोक देंगे सिर्फ इसलिए कि वो मेजॉरिटी पार्टी के मेंबर हैं। सवाल इसमें कोर ये है कि वोट दे दिया, उस वोट का इफेक्ट क्या है वो जो स्पीकर को फैसला करना है, लेकिन 1 मिनट के लिए अस्यूम कर लें कि वो वोट काउंट भी हो गया और उसके नतीजे में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास भी हो गया। जो सवाल अहम तरीन है वो ये है कि अगर ऐसा होता है तो मेंबर का जो ये वोट कास्ट करना होगा, ये सिर्फ उसका नतीजा ये होगा कि मौजूदा सीट खत्म हो जाए या उससे कुछ ज़्यादा। तो ये है वो बुनियादी सवाल। खालिद साहब, ये आप बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं, ये तो आगे है, ये तो आप, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। ये मेंबर जो है ये ताहियात नाहल हो या ये डी सीट हो, आप यहां तक एग्री कर रहे हैं कि क्योंकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दस्तूरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रूमेंट है, और ये लॉजिकली निकलता ही पार्टी के अंदर से है अगेंस्ट द पार्टी हेड, और इन दिस केस द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो इसका मतलब वोट काउंट होगा, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट पूरी होगी। इस पे आप सर एग्री करते हैं मुझसे इस बात पे?
कि वोट काउंट होना चाहिए? देखिए, जाहिर है कि अगर एक आइन में नो कॉन्फिडेंस की प्रोविजन दी गई है और मैं कल के बाद से इस इशू के बारे में काफ़ी डीपली मैं गौर कर रहा हूँ और सोच रहा हूँ, क्योंकि जाहिर है कि हम रोज़ाना नई चीज़ सीखते हैं, कोई भी अक्ल कुल नहीं होता। तो मैं कल से इस बात पे सोच रहा था और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि क्योंकि आर्टिकल 95 मौजूद है और ये हक देता है तमाम मेंबरान को कि वो एट द रिस्क ऑफ जो भी कॉन्सिक्वेंस हो, जैसा आपने कहा उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, तो वो वोट अपना एक्सरसाइज कर सकते हैं। और सिर्फ इसलिए कि वो वोट जो है वो 63A में बार है, तो सिर्फ वो ग्राउंड शायद काफ़ी ना हो, लेकिन इसके लिए फोरम क्या है उस पर अभी बहस होनी है। ठीक है सर, यानी कि आपकी राय में, अगर आपकी राय में वो वोट काउंट किया जाना चाहिए, एम आई राइट? देखिए, वो उस पे दो व्यूज हो सकते हैं। सर, आपका व्यू क्या सर? एक कंपेलिंग व्यू और जो प्लेन सर, योर व्यू। मेरे साथ मसला ये है कि मैं क्योंकि कोर्ट में एज अटॉर्नी जनरल भी हूँ, लेकिन जो प्लेन लैंग्वेज है वो बात वही कहती है जो आप कह रहे हैं, जो मैं कह रहा हूं कि होना चाहिए वोट काउंट, जो पार्टी खिलाफ जाए। अच्छा सर, अब आ जाए जरा स्पीकर के रोल के ऊपर। ये बड़ा सुना जा रहा है स्पीकर का रोल। अच्छा सॉरी, एक चीज में जी प्लीज जो आप बात कह रहे हैं उसके इसके हक में एक दलील और ये जाती है कि अगर आइन बनाने वालों की मंशा ये होती कि अपनी पार्टी का आदमी वोट दे ही नहीं सकता, तो सिंपल सा 95 के अंदर लिख देते कि उनका वोट, और सर नो कॉन्फिडेंस भी ना होता खालिद साहब। कॉमन सेंस ये कहती है नो कॉन्फिडेंस हो ही नहीं सकता था, क्योंकि अगर एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है और उसमें ये था जी सर जी, उसमें ओरिजिनल उसमें यह था कि अगर मेजॉरिटी पार्टी के मेंबर्स जो हैं वोट नो कॉन्फिडेंस के मोशन को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो बाकी का वोट सिंपल डिसरिगार्ड हो जाए। बिल्कुल ठीक, जो सर खत्म हो जाए। बिल्कुल, ये सर आप, मैं और आप इस पे बिल्कुल ऑन बोर्ड है, फुली ऑन बोर्ड। इस पे बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। सर स्पीकर के रोल के ऊपर आ जाते हैं। वो स्पीकर की रूलिंग चैलेंज नहीं हो सकती है, लेकिन मेरे सामने एग्जांपल्स हैं फहमीदा मिर्जा साहिबा से लेके आगे तक, जहां पे स्पीकर की रूलिंग जो थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर गई या सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से ऊपर गई, तो वो चैलेंज भी हुई और थ्रो भी हुई। मतलब एक आम बंदा जो है वो ये सवाल पूछता है कि जब ये कहा जाता है, और स्पीकर खुद भी कह रहे हैं, एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं जो कि आई थिंक स्पीकर को नहीं देनी चाहिए। वो कह रहे हैं मैं जो चाहे करूंगा। क्या स्पीकर जो चाहे कर सकता है इवन अबव द स्पिरिट एंड द एक्चुअल राइटिंग्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? मसलन 14 दिन में आपने इजलास बुलाना है, तो क्या स्पीकर कह सकता है कि जी मैं 14 दिन में बुला के फिर उसके बाद उसको, जिस तरह उन्होंने कहा भी, उन्होंने उनका रिकॉर्ड पे है कि मैं गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए उसको मुलतवी भी कर सकता हूं? क्या स्पीकर ये सब कुछ, क्या स्पीकर फिर ये भी कर सकता है कि वो ये रूलिंग दे दे कि नहीं जी आज इमरान खान प्राइम मिनिस्टर नहीं, असद उमर प्राइम मिनिस्टर है, क्योंकि उनकी रूलिंग चैलेंज ही नहीं हो सकती? सर रूलिंग जो चैलेंज कोर्ट में भी लिखा हुआ है स्पीकर के, उसके बारे में वो लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ही कैन नॉट फ्लाई अबव द कॉन्स्टिट्यूशन एज इफ ही इज अबव एवरीथिंग। एम आई राइट? और ये इसके बारे में भी है कि ही कैन डू एनीथिंग इन द पार्लियामेंट। इस पे देखिए, जो आपने फरमाया कि स्पीकर साहब के जो स्टेटमेंट से मेरी नज़र से ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं गुजरा, और मेरी उनसे मुलाकात भी हुई है, तो उनको इस किस्म की कोई गलतफहमी नहीं है कि उनके पास ऐसी अथॉरिटी है कि वो जो चाहे रूलिंग दे दें, जो चाहे कर दें। उनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है और वो लिमिटेशंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। सही। तो ये तो एक एकेडमिक बात हो गई। आपने सवाल पूछा कि जी सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में एक जजमेंट ज़रूर आया, इसमें दो चीज़ें हैं बुनियादी। एक तो ये प्रोसीडिंग्स इन द हाउस, जो चैलेंज नहीं हो सकती है वो प्रोसीडिंग्स इन द हाउस है। जो फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा का केस था वो अबाउट होल्डिंग ऑफ अ पर्टिकुलर ऑफिस था कि क्या कोई आदमी डिस्क्वालीफाई हो गया है या नहीं। ठीक। इस इशू पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम देख सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट हैं कि इरेगुलरिटी अगर प्रोसीजर की हो वो उसमें नहीं देखा जा सकता, लेकिन अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी अगर हो रही है या इलीगैलिटी हो रही है तो कोर्ट को यकीनन जुरिस्डिक्शन है। स्पीकर का रोल जो है अनलिमिटेड नहीं है, लेकिन अहमद सईद किरमानी का जजमेंट है मेरे ख्याल में 1958 का, उसमें वोट काउंट के बारे में डिस्प्यूट था और वो बड़ा इंपॉर्टेंट केस था, और कुछ लोगों का कहना था कि इतने वोट हैं, दूसरा वर्जन था इतने वोट हैं, और उसको चैलेंज करने की कोशिश की गई। तो सुप्रीम कोर्ट में जो प्रिंसिपल आया था वो ये कि अगर ये प्रोसीडिंग्स का हिस्सा है, कोई चीज़ इनहेरेंटली इंटरनल पार्ट है प्रोसीडिंग्स का, तो उसको अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। और मौजूदा आइन का सर मेरा सर उसी प्रिंसिपल को सर अगर स्पीकर की रूलिंग का हिस्सा बन जाए कोई ऐसी चीज़ जो अवाम के फंडामेंटल राइट्स, इस्लामिक आइडियोलॉजी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसको चैलेंज करती हुई नजर आए, तो क्या वो प्रोसीजरल जो है एलिबाई लेकर स्पीकर जो चाहे कर सकता है मारवाई कानून, या नहीं कर सकता? नहीं, उसमें देखिए बड़ा क्लियर फ़र्क है।
कुछ फंडामेंटल राइट्स या और कुछ ऐसी चीज़ें जो बुनियादी हमारा जो आइनी ढांचा है उसका हिस्सा है, वो तो आप आइन अमेंड करके भी तब्दील नहीं कर सकते। तो जो इंटरनल प्रोसीडिंग्स या स्पीकर की रूलिंग तो बड़े लोअर पेडेस्टल पे है कि अगर यूनानिमसली पार्लियामेंट कोई ऐसा अमेंड करना चाहे तो वो सुप्रीम तो वो भी नहीं हो सकता, तो स्पीकर की रूलिंग तो हो ही नहीं सकती अगर इस तरह की चीजों पे आए। बिल्कुल ये सही आगे बढ़। जी सर लेकिन क्योंकि हम अगर एक्सट्रीम हाइपोथेटिकल दे के ये कहें कि वो न्यूट्रलाइज हो जाती है, जाहिर है कि ये ऐसी चीजें जो एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस हो सकती है। ना एब्सोल्यूट रोल है स्पीकर का अनलिमिटेड, ना ऐसा है कि हर बात उनकी चैलेंज हो सकती है। एक बड़ा डेलिकेट बैलेंस क्रिएट किया है आइन में। राइट खालिद साहब, आप जब प्राइम मिनिस्टर की वजह यह है जी सर जी फरमाएं पार्लियामेंट को एक जो पार्लियामेंट है एक वो सॉवरेन इदारा है लेजिस्लेटिव, और स्पीकर जो है उसके कस्टोडियन है और उसके भी लवाजमात हैं, बड़ी भारी जिम्मेदारी होती है स्पीकर पे। तो ये है वो वजह जिसकी वजह से और सर आपके ख्याल में ये 14 दिन में जो उन्होंने इजलास नहीं बुलाया ये कॉन्स्टिट्यूशनल है? ठीक है, कोई मसला नहीं। उसमें जो उन्होंने वजह दी है और जो मेरा स्पीकर साहब से डिस्कशन हुआ था, मैं उस पर कॉमेंट नहीं करूंगा, लेकिन मुझे उसमें ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई कि जिसको आप मुकम्मल तौर पे गैर आइनी कह सके। सर 14 दिन में ही वॉज बाउंड टू, आपको लगता नहीं कि उनको करना चाहिए था? लेकिन चलें, आप कमेंट उस पर करना चाह रहे हैं। अगर आप देखें उसमें रीजंस जो उन्होंने दिए हैं और जो ग्राउंड रियलिटीज थी सर तो उसको सामने रखते हुए, लेकिन मैं उसमें ज्यादा इसलिए सर लास्ट टू क्वेश्चन सर लास्ट टू क्वेश्चन। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जब आपकी प्राइम मिनिस्टर से इतनी नेगोशिएशंस होती हैं, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपने बीइंग अटॉर्नी जनरल को एडवाइस किया कि सर आप रिजाइन कर दें क्योंकि आपकी मेजॉरिटी जो है वो अब पार्लियामेंट में नहीं है, नजर नहीं आ रही? ये मेरा मनसब नहीं है और ये मशवरा देना भी मेरा काम नहीं है। मैं कानूनी चीज़ों पे मशवरा दे सकता हूँ, लेकिन ये इसमें कानूनी चीज़ कोई नहीं। सर लास्ट थिंग, खालिद साहब आप मुझसे एग्री नहीं करेंगे कि जो जितनी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, PMLN हो, पीपल्स पार्टी और अब तहरीक इंसाफ भी उस पर चल रही है, ये अगेन मैं आपसे एज अ लॉयर पूछ रहा हूँ, इन्होंने ये जो अमेंडमेंट लेके आए कि जी अगर कोई शख्स पार्टी का मेंबर अपने कॉन्शियस के ऊपर वोट देता है तो वो उसको आप पेनलाइज करें, उसको आप डी-सीट कर दें या ताहियात नहल कर दें। लेकिन मेरे सामने सबसे बड़ी वेस्टमिंस्टर मॉड्यूल की जो मिसाल पड़ी वो इंग्लैंड की है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। द कॉन्फिडेंस रिलेशनशिप बिटवीन पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द यूके सिस्टम एंड द एबिलिटी ऑफ अ गवर्नमेंट टू कमांड द कॉन्फिडेंस ऑफ द इलेक्टेड हाउस ऑफ कॉमन्स इज सेंट्रल टू अथॉरिटी टू गवर्न इट, टेस्टेड बाय वोट्स ऑन मोशंस ऑफ कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस। और वहाँ पर ये इतना इंटेग्रल पार्ट है कि वहाँ पे कोई पार्टी का मेंबर अगर अपने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट देता है तो उस पर कोई डिफेक्शन क्लॉज नहीं लगती, वो कहीं डी-सीट नहीं होता। अभी रिसेंटली हमने देखा, ये आर्टिकल आया हुआ है कि embarrassingly फॉर जॉनसन द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट वाज एबल टू फ्लेक्स इट्स मसल्स और 21 MPs ने उनके अपने खिलाफ वोट दिया पार्लियामेंट में, उनके खिलाफ कोई इस तरह की वो नहीं। आप सर बीइंग अ लॉयर समझते नहीं कि ये पार्टीज का एक जाती एजेंडा तो हो सकता है कि चार्टर ऑफ स्लेवरी में रखे MPs को, लेकिन दुनिया की किसी सिविलाइज्ड डेमोक्रेसी में ये क्लॉज नहीं लग सकता कि आप 5 साल तक के लिए बुक हो गए हैं कॉन्शियसली, मेंटली, फिजिकली पार्टी हेड के साथ, और आप बात ही नहीं कर सकते उसकी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ, उसे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से आप निकाल ही नहीं सकते। जाके दुनिया में रवाज है ये कि ऐसा हो सकता है। इंग्लैंड में की हिस्ट्री में 11 प्राइम मिनिस्टर नो कॉन्फिडेंस में निकले अपनी पार्टी के खिलाफ। उनकी तो अपनी कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर मार्गरेट थैचर को चेंज कर दिया था उन्होंने, कोई डिफेक्शन क्लॉज नहीं। बीइंग अ लॉयर ऑफ इंटरनेशनल स्टैच्योर, आप समझते नहीं कि ये डी-सीट वाला क्लॉज होना ही नहीं चाहिए? मेंबर का राइट है अपने पार्टी हेड के खिलाफ। मैं इसके अगर 2 प्रॉन्ग जवाब दे सकूं। पहली बात तो ये, आपने जिस माशरे की मिसाल दी वहाँ क्रिसमस से पहले चीज़ों की कीमतें 1/3 हो जाती हैं, आधी हो जाती हैं। हम जिस माशरे में रह रहे हैं वहाँ रमज़ान से पहले कीमतें 2/3 बढ़ा दी जाती हैं रमज़ान की आमद। ये तो सर मॉरल जवाब हो गया। हर सोसाइटी का अपना माहौल और कल्चर। बिल्कुल सही जी। अच्छा, अब आ जाइए लीगल जवाब पे। बात यह है कि अगर हमारे मुल्क में ये ऐसा हो कि किसी भी मेंबर का ज़मीर जाग रहा हो तो मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ, उसको पूरा हक होना चाहिए। लेकिन हमारा जो बदकिस्मती से कॉन्टेक्स्ट है, खालिद साहब आप किस तरह से डिटरमिन करेंगे कि इसका ज़मीर जागा है या इसने अपने ज़मीर फॉल्सली जागा है या सही जागा है? अभी तो प्राइम मिनिस्टर ये भी साबित नहीं कर सके कि पैसे हुए हैं इसके अंदर, कोई ट्रांजेक्शन आप गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आई। तो मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ कि ये सर नॉट एज अ लॉयर। जी सर जी, इसका जवाब मैं आपको एज अ लॉयर, एज अटॉर्नी जनरल नहीं दूंगा। मैं पाकिस्तान के शहरी हूँ और हमारे पाकिस्तानी शहरी इतने जाहिल नहीं हैं।
अगर वो हम ये भी फ़र्क ना कर सकें कि बदनीयती में और नेक नियति में क्या फ़र्क है, तो फिर ये सारे लवाजमात, जमहूरियत, राइट्स, ये वो सब बेकार है। देखिए, बुनियादी सवाल यह है कि हम 70 साल से इस कैंसर का शिकार हो रहे हैं। आज हमारे लिए ये फैसला करना है कि क्या चीज़ें ऐसे ही चलने दें। आप देखिए, पिछले साल भी यही इसी तरह नोटों की तस्वीरें आई थी, वीडियो आई थी, एग्जैक्टली वहीं खड़े हुए हैं। बिल्कुल ठीक है सर। हम चाहते हैं कि ये अगले 70 साल हम अपने बच्चों को यही खालिद चीज़ देके साहब, जाएं, बहुत इसको रोका शुक्रिया, जाए। बहुत शुक्रिया। आपने अपना टाइम दिया, बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुई, बड़ी चीज़ों पे आपने जो है वो खुल के बात की, और शायद पता नहीं गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है या नहीं, लेकिन आपने बड़ी अपराइट बात की। एक ब्रेक के बाद जुबैर साहब ऐसा मौजूद होंगे, भट्टी साहब होंगे, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है इंग्लिस्तान से, जिसके अंदर जो है वो नवाज शरीफ साहब को माफ़ी मांगी है उस एक ऐसे शख्स ने जो पिछले कई सालों से गवर्नमेंट पाकिस्तान के इमा पर उनका एहतसाब और करप्शन केस पकड़ने की कोशिश कर रहा था। अ वेरी बिग न्यूज़ फॉर नवाज शरीफ साहब, और उस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। जुबैर साहब, बड़ी डबल माजरत है क्योंकि मैं मुझे पता नहीं था इंटरव्यू तो लंबा हो जाएगा अटॉर्नी जनरल साहब से। क्विक क्वेश्चन सर, अटॉर्नी जनरल साहब, जिस तरह उन्होंने आखिरी बात की कि 70 साल का गंद है ये हॉर्स ट्रेडिंग का, इसे ख़त्म करने के लिए वो हर हद तक जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास भी जा रहे हैं। आपको भी लगता नहीं कि ये तो आपका भी नज़रिया था, वोट को इज्जत दो, और इस तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग मुबैना नहीं होनी चाहिए थी, वोट नहीं बिकने चाहिए थे जुबैर साहब हुकूमत गिराने के लिए? एक तो ये जो इमरान खान का नैरेटिव है ना कि वोट बिकने, मेरा ख्याल है वो जो अभी ये ऑर्डिनेंस लेके आए थे ना फेक न्यूज़ के ख़िलाफ़, पीका ऑर्डिनेंस कि जी फेक न्यूज़, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा अप्लाई होना चाहिए, और उनकी उन्हें डिस्क्वालिफिकेशन चाहिए फॉर लाइफ। बिकॉज एक तो वो इसको बिल्कुल ये ऐसी जंग, जैसे आपने शुरू में कहा था कि जंग बना रहे हैं, एक बातिल और हक की जंग है, और कुरान शरीफ को लेके आते हैं बीच में, एक पॉलिटिकल मैटर है, उस पॉलिटिक्स पर आपका व्यू हो सकता है। सो अभी तक तो ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं आपके वज़ीर आज़म कि जी ये पैसे खाए हैं। भाई पैसे खाए हैं, अगर आपको इतना कंसर्न है तो जो पीटीआई के बलूचिस्तान के हेड हैं रिंद साहब, सरदार रिंद साहब, और जो स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर थे आज से 3-4 हफ्ते पहले तक, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि 3.5 बिलियन रुपीज़ में बिकी थी पूरी की पूरी बलूचिस्तान हुकूमत। इज़ इट नॉट वर्थ अ स्टेटमेंट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर और एनी सीनियर मिनिस्टर कि ये बड़ी सीरियस एलिगेशन है, और वो भी एक पीटीआई के इतने सीनियर लीडर की तरफ से आ रहा है कि हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे या इसको हम देखेंगे कि उनके इल्ज़ामात, अगर ये रियली पैसों की लेन देन पर इनका कोई कंसर्न होता, या जो सेनेट में जो 70 करोड़ रुपए के वो जो सेनेटर मुंतखब होकर आए थे बलूचिस्तान से, तो अगर तो आप सीरियस होते तो आप वो सब बिल्कुल ज़रूर करते। अगर आप ज़रूर रिस्पॉन्ड करते और कंसर्न शो करते और ये कहते कि जी मैं कमिट करता हूँ कौम को, जब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 116 पर हम छोड़ के गए थे, फिर 124 तक पहुँच गया था, और फिर 140 पर कि जी करप्शन आपका बढ़ी है और सिग्निफिकेंटली बढ़ी है, तो हमने तो एक स्टेटमेंट भी नहीं सुनी कि जी आपने जिसमें या इल्ज़ामात लगाए। तो एक तो पहली बात तो ये कि पैसों का लेन देन के, दूसरी बात ये कि जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो आज से 2 साल पहले बना था, और उसमें जो सरकर्दा रहनुमा थे उसमें राजा रियाज वगैरह थे, जिनको मैं जुबैर साहब मुझे एक बात बताएं कि आपको लगता नहीं कि प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़ा हाई मॉरल ग्राउंड लिया है? उन्होंने ये भी कहा मैं लानत भेजता हूँ ऐसी गवर्नमेंट के ऊपर, अपनी गवर्नमेंट के हवाले से कह रहे थे अगर मुझे एमएनएस को खरीदना पड़े इनको मैं खरीदूंगा नहीं, और अगर इमरान खान साहब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले मुस्ताफ़ी होने का ऐलान करते हैं और कहते हैं कि मेरे लोग बिक गए थे और नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने खरीदे, तो आपको लगता नहीं कि जितनी पुअर गवर्नेंस जिस पे आप और मैं बात करते आए हैं पिछले 4 सालों में, वो नीचे दब जाएगी एंड ही विल बिकम द हीरो एंड विक्टिम एंड पॉलिटिकल मार्टर विद ड्यू टू दिस नो कॉन्फिडेंस मूव? देखें ना, उनको पूरा हक पहुंचता है कि अपना पॉलिटिकल जो पॉपुलिस्ट नैरेटिव है उसको बिल्टअप करें, उनका पूरा हक बनता है, कोई भी नहीं उनको रोक सकता। बस मुझे सिर्फ 2 चीज़ों से इतराज़ है। एक तो वो इसमें कि ये ना लेके आए, इस्लाम को बीच में ना लेके आए, क्योंकि उनके साथ भी बहुत अच्छे लोग हैं, ये मैं आपसे एग्री करता हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं, उनकी पार्टी में भी कुछ खराब होंगे और कुछ हमारी पार्टी में भी। ये ना इसको हक और बातिल की जंग ना करें और कुरान शरीफ को कोट ना किया करें कि सच के साथ अगर तो ये अगर सपोज करें इमरान खान का ये तज्जिया सही है, तो इसका मतलब है 1 पार्टी सिस्टम होना चाहिए ना पाकिस्तान में, क्योंकि सच सिर्फ वो बोलते हैं और उनकी पार्टी वाले बोलते हैं और बाकी सारे
झूठ बोलने वाले हैं, जिसमें शहबाज गिल हैं, जिसमें शेख रशीद हैं, जिसमें सारे वो हैं जो जिनको रियासत मदीना वो जो गोल्डन ईरा था ना, उसमें भी बड़ी ज़बरदस्त जगह मिलती है अगर वो उस वक्त ऐसी बातें करते होते जैसे अभी कर रहे हैं। तो या तो इसको ना बनाएं, और दूसरा ये है कि उनको बिल्कुल हक बनता है कि वो वापस कम बैक करें और उसके लिए पॉपुलिस्ट नैरेटिव बिल्टअप करें। दूसरी बात ये है कि ये पैसों का लेन देन की अगर जो आप हाई मॉरल ग्राउंड तो उस वक्त हो कि आप कोई चीज़ प्रूव कर सकें या आप कोई एविडेंस या कोई ऐसी चीज़ जो इनके कौन है पेशावर के MNA नाम नूर आलम खान, जिनका अभी भी आ रहा था, नूर आलम खान। नूर आलम ने तो आज से 4-5 महीने पहले कहा था कि ये अगले 3 सीटों पर जो नेशनल तो आप कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल हीरो या विक्टिम नहीं बनेंगे आपकी इस नो कॉन्फिडेंस की कामयाबी की सूरत में? नहीं, मैं कह रहा हूँ उनका पूरा हक, मैं कैसे तज्जिया कर सकता हूँ कि वो बनेंगे या नहीं बनेंगे। मियाँ नवाज शरीफ ने शो किया, रिपीटेडली शो किया, 40 साल में 3 दफ़ा उनको निकाला गया, हर दफ़ा he comes back and every time he comes back with a more stunning victory। तो ये तो कम बैक तो कोई भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए झूठ का सहारा ना लें। आपने बहुत रियलिटी पे नेशनलिस्टिक फर्वर को और रिलीजन को, बिल्कुल आपने बड़ा रियलिटी पे अपनी वो किया। मेरे साथ रहिएगा भट्टी साहब, ये जो प्राइम मिनिस्टर ने इसको हक और बातिल की जंग बना दिया, यार ये हक और बातिल की जंग कहाँ से आ गई? हक जिस तरह बयान और जिस तरह इदारों को इनडायरेक्टली कहा जा रहा है कि न्यूट्रलिटी छोड़ दी जाए और अल्लाह ताला को भी न्यूट्रलिटी पसंद, उसमें भी खुदावंद ताला को और मज़हब को लाया जा रहा है बीच में। पहले तो ये बता दीजिए कि क्या अच्छी बात नहीं है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन सारे इदारे न्यूट्रल हैं? इसमें प्राइम मिनिस्टर को क्या प्रॉब्लम है आपके नज़दीक, नंबर 1? और क्या अगर प्रॉब्लम है तो क्या अपनी बलबूते पे कुछ भी नहीं कर सकते ये? और ये हक और बातिल की जंग कहाँ से होगी सर? ये सब कुछ भी अगर ये गंद भी है तो ये सब कुछ ये भी करते रहे। जी भट्टी साहब। देखिए कामरान भाई, मैं ज़ुबैर भाई से एग्री करता हूँ इस बात पे और आपसे भी कि इस्लाम को नहीं लाना चाहिए, दीन को दरमियान में नहीं लाना चाहिए, कुरान को नहीं लाना चाहिए और इन मज़हब को नहीं लाना चाहिए सियासत में, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वो न्यूट्रल होने पे जो क्यों कह रहे हैं कि वो बकौल परवेज़ इलाही साहब, अगर हम इसको इस तरह देखें कि पहले नैपियाँ उनकी बदली जाती थी, अब वो नैपी खुद बदल रहे हैं, तो हो सकता है उनको पहली मरतबा उनको अगर बकौल परवेज़ इलाही साहब, मुझे तो नहीं पता कि वो अपनी जंग खुद लड़ रहे हैं या अपने कदमों पर खड़े होने पड़ रहा है, तो शायद वो इस वजह से थोड़े से गुस्से में है, एंगर में है, फ्रस्ट्रेशन में है। दूसरी बात होगी। तीसरी बात ये है कि भाईजान ये झूठ, अगर हक और बातिल, अगर ये मजहबी मामला है, इसको हम हक और बातिल 2 लफ्ज़ हैं, ये अगर मज़हब से ही सिर्फ रिलेट करते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि रिलेट करते हैं मज़हब से, बाकी मैंने कहा नहीं मज़हब को लाना चाहिए, लेकिन ये हक और बातिल है भाईजान। ये लोग हैं जिन्होंने हमें जाली जमहूरियत, जाली पार्लियामेंट और जाली चक्रों में हमें डाला हुआ है। नवाज शरीफ साहब के साथ या सिर्फ आप इनकी बात कर रहे हैं? सब भाईजान बात सुने ना, सब कौन सी हाई मॉरल ग्राउंड पे इमरान खान साहब खड़े हुए हैं? कौन सी हाई मॉरल ग्राउंड पे नवाज शरीफ साहब खड़े हुए हैं? स्टनिंग विक्ट्री, जहां ऊपर छत नहीं, नीचे कदमों के लिए जमीन ने शनाख्ती कार्ड से पहले ले ली जाती है, इलेक्शन गंदा है पर धंधा है। मेरी बात सुने ना सर। और दूसरी बात साहब, मेरी बात तो सुने, 2-2000 मेरी बात तो सुने सर, मेरी बात तो सुने कि अगर सब गंदा है और धंधा है, सब कर रहे हैं, तो फिर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे आप और मैं क्यों गवर्नमेंट की नैरेटिव को उठाएं कि जी आज ये हो गया? भाई आप भी यही करते रहे, आपने भी इनके लोग लिए, आपने भी सेनेट के चेयरमैन नो कॉन्फिडेंस में इनके लोग खरीद के बड़ी मिला के साथ कहा ऑनरेबल लोग हैं ये, आज जमीर जाग गए। हम क्यों आज गवर्नमेंट के नैरेटिव की साइड लें? ये भी तो उसी तरह आए हैं भाई, पीटीआई वाले। जान, मैं कौन कह रहा है कि मैं गवर्नमेंट की साइड ले रहा हूं या आप गवर्नमेंट की साइड ले रहे हैं या कोई गवर्नमेंट की साइड ले रहे हैं? जी जी नहीं, नॉट एट ऑल। ये मेरा मुल्क है, एज ए पाकिस्तानी मुझे हक हासिल है कि मैं किसकी साइड पे खड़ा होता हूं। साइड पे अपोजिशन खड़ी होती है या गवर्नमेंट खड़ी होती है, मुझे खड़े होने का हक है। पहली बात, मैं यही देखता रहूं लोटाक्रेसी, ठीक है, मैं ये छांगे मांगे देखता रहूं, मैं 5 स्टार होटल्स की हार्स ट्रेडिंग, डंकी ट्रेडिंग देखता रहूं, मैं सिंध हाउस में वो जमहूरियत जो घूंघट ओढ़े बैठी। सर ये आपका पॉइंट आ गया, वक्त की किल्लत है, मैं दोबारा भी आपके पास आना है। भट्टी साहब, आई एम सो सॉरी, मैं आऊंगा दोबारा। 2 जुमले सुन लीजिएगा, 2 जुमले सुन लीजिए सर, 2 जुमले सुन लीजिएगा। हर 4 साल बाद जमीर जागते हैं, मैं उसको देखता रहूं, इसको खत्म नहीं करना, इसको आप चाहते नहीं खत्म हो जाए ये इब्नुल वक्त और मौका शनास लोग। और ये जो आज मरियम नवाज साहबा ने इन्हीं जुबैर साहब ने कुछ दी थी, सफाई दी थी। मरियम नवाज साहबा ने कहा मोहम्मद जुबैर मेरे तर्जमान सफाइयां दे रहे हैं, नहीं देनी चाहिए, हमें लोटों का आखिरी दम तक घिराव करना चाहिए। जुबैर साहब आप किसी की सफाई दे रहे हैं, इसका भी जवाब दे दें। और दूसरा ये कि मैं आपको बता दूं, लोगों को बता दूं कि
इंग्लैंड से एक बड़ी अच्छी खबर आई है मियां नवाज शरीफ साहब के लिए कि ब्रॉडशीट स्कैंडल, जिसके अंदर सन 2000 में एग्रीमेंट किया गया था और वो मौसवी साहब की फर्म को ये कहा गया था कि नवाज शरीफ साहब और दूसरे पॉलिटिशियन के सासों का पता लगाएं। आज वो काए मौसवी ने जो है वो माफ़ी मांगी है नवाज शरीफ साहब से। उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ के खिलाफ एहतसाब के नाम पर निशाना बनाने की कार्रवाइयों का हिस्सा बनने पर मैं शर्मसार हूँ। लूटी गई दौलत के हवाले तहकीकात में नवाज शरीफ जो उनकी फैमिली का 1 रुपया भी नहीं मिला। सर ये क्या हो रहा है जुबैर साहब? मियां साहब वापस आ रहे हैं, ये तो माफियों का तलाफियों का सिलसिला शुरू हो गया। और डार साहब पहले आएंगे या नवाज शरीफ साहब? माशाल्लाह चश्मे बदूर, जुबैर साहब पहले, माशाल्लाह जुबैर चश्मे साहब। बदूर। अच्छा जी, जुबैर साहब। सुन ले, भट्टी साहब को एक याद दिला दूं मैं। भट्टी साहब चश्मे आप बदूर, जितनी भी वाह speeches वाह सुनेंगे वाह ना वाह इमरान वाह। यार जुबैर साहब की उसमें बात सुन तो लें सर। यार भट्टी साहब थोड़ी पेशेंस जी। उस भट्टी साहब को मैं याद दिला दूं कि आप उनकी स्पीचेस सुन लें। हर स्पीच में वो कुरान शरीफ का जिक्र करते हैं, अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं और ये शो करते हैं कि वो नहीं करना चाहिए सर। जुबैर साहब मेरा सवाल, मैं ये कह रहा हूँ नवाज शरीफ साहब के आने का रास्ता खुल रहा है और साहब दूसरी बात ये है कि नवाज शरीफ को जब सज़ा भी हुई थी, जब उनके खिलाफ केस भी इनिशिएट हुआ था, मैंने रिपीटेडली कामरान आपके भी प्रोग्रामों में खुल के ये बात की है कि आज तक जो तरीक़ेकार को दुनियावी तरीक़ेकार हों या पाकिस्तान के जो तरीक़ेकार हैं, मतलब उनको सज़ाएं सारी गलत हुई थी, 100% गलत हुई थी। कौन सी चीज़ में ये कहा था कि जी ये केस में इन्होंने किकबैक लिया या ये करप्शन किया या ये पैसे उन्होंने, मैं कह रहा हूँ डार साहब पहले आ रहे हैं या नवाज शरीफ साहब के साथ आएंगे? जुबैर साहब लास्ट टाइम ये सवाल नहीं पूछा था मैंने, बता दें जरा। इंतजार कर लें थोड़ा सा, इंतजार आप भी करें क्योंकि मैं एक और चीज डिस्कस करने की कोशिश करूं जी। कौम को भी इंतजार कराया, लेकिन एक ब्रेक का फिलहाल, तो ब्रेक के बाद मेरा इंतजार करें। अटॉर्नी जनरल साहब ने बड़ी अहम बात की। उन्होंने हमसे एग्री किया कि जी ये जो वोट काउंट है, चाहे वो मेंबर जो है वो खिलाफ ही जाए इमरान खान साहब के, वो वोट काउंट होगा क्योंकि वोट ऑफ लो कॉन्फिडेंस दस्तूरी है और उसके तहत पार्टी के अंदर ही से डिफेक्शन आती है तो वोट ऑफ लो कॉन्फिडेंस होता है। ये बड़ी अहम तरीन बात है जो आज बहुत बड़ी बात उन्होंने की। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।